प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। थर्ड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र में हम रुधिर का अध्ययन कर रहे थे, ब्लड का, और उसमें हमने डब्ल्यूबीसी, आरबीसी आदि का अध्ययन कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हीमोग्लोबिन है। सबसे पहले मैं हीमोग्लोबिन के संबंध में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ। हीमोग्लोबिन जो होता है वो व्यक्ति का स्टेमिना बनाता है। आप कितनी देर तक कार्य कर सकते हैं, कितनी देर तक खेल सकते हैं, कितनी देर तक पढ़ सकते हैं, आप में कितनी क्षमताएं हैं, वो सब बातें हीमोग्लोबिन पे डिपेंड करती है। तो इस तरीके से व्यक्ति का ओवरऑल जो पर्सनैलिटी होती है वो भी हीमोग्लोबिन पे प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करती है। समझ में आ रही है? जैसे कोई व्यक्ति पढ़ना चाह रहा है फिर भी पढ़ नहीं पा रहा है, वो थक जाता है, उसकी क्षमताएं नहीं हैं, तो इसकी वजह हीमोग्लोबिन की कमी होती है। इस प्रकार से हीमोग्लोबिन का हमारे लिए काफ़ी उपयोग होता है। इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि हीमोग्लोबिन की मात्रा को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, कौन कौन सी खाद्य सामग्रियां जो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए आवश्यक है, जिनको हमें भोजन के रूप में लेना चाहिए, उन सारी चीज़ों को हम आगे इसी वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हमारे इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना पहला बिंदु है कि व्हाट इज़ हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या होता है? अगर कोई पूछे आपको कि हीमोग्लोबिन क्या है, तो इसका उत्तर है हीमोग्लोबिन इज ए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। ये एक संयुग्मित प्रोटीन है। संयुग्मित प्रोटीन का मतलब एक ऐसा प्रोटीन जिसमें प्रोटीन के साथ साथ कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी जुड़ा हुआ है। प्रोटीन है यानी अमीनो एसिड है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, प्लस उसके साथ साथ कोई ऐसा मटेरियल भी जुड़ा हुआ है जो प्रोटीन नहीं है। ऐसे प्रोटीन को कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहते हैं और हीमोग्लोबिन एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस प्रकार से हम इसको मेटलोप्रोटीन भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मेटल यानी आयरन लगा रहता है। हीमोग्लोबिन में प्रोटीन के साथ साथ अप्रोटीन भाग यानी धातु आयन लगा रहता है, आयरन। इस वजह से हीमोग्लोबिन को कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहते हैं, हीमोग्लोबिन को मेटलोप्रोटीन भी कहते हैं। क्लियर होगी बात? हीमोग्लोबिन क्या है? ये एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, ये एक मेटलोप्रोटीन है। इसमें कौन सा मेटल है? तो आयरन। ओके। दूसरा, हीमोग्लोबिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। प्रोटीन को अगर हम क्लासिफाइड करते हैं, जब प्रोटीन का वर्गीकरण वाला अध्याय आपने पढ़ा होगा, तो प्रोटीन में दो तरीके के प्रोटीन होते हैं, एक फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। तो ये कौन से प्रकार का प्रोटीन है? ग्लोबुलर प्रोटीन। एक और प्रकार है, वो कौन सा है? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। दोनों बात समझ में आ गई? कुल मिलाकर के है तो प्रोटीन, लेकिन उसके दो भाग हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। इसके अलावा हीमोग्लोबिन को रेड पिगमेंट भी बोलते हैं। रेड पिगमेंट क्योंकि ये लाल कलर का है। पूरा ब्लड का जो लाल कलर होता है वो इसी हीमोग्लोबिन के कारण होता है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है। इसलिए हमने पढ़ा था कि आरबीसी की वजह से पूरा रक्त जो होता है वो लाल रंग का दिखता है। और आरबीसी में भी क्या चीज़ होती है? हीमोग्लोबिन। और इस हीमोग्लोबिन के कारण पूरा ब्लड लाल रंग का दिखता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हीमोग्लोबिन को हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं, श्वसन वर्णक, क्योंकि ये कलर्ड है, क्रोमोप्रोटीन है, रंगीन प्रोटीन है, इसलिए इसको पिगमेंट बोलेंगे। और कौन सा पिगमेंट? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये श्वसन गैसों का मतलब होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये इन दोनों श्वसन गैसों का परिवहन करता है। ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के विभिन्न ऊतकों तक ले जाने का और CO2 को शरीर के विभिन्न ऊतकों से वापस फेफड़ों तक लाने का जो ट्रांसपोर्ट का कार्य होता है, वो उसमें मेजर रोल जो होता है वो हीमोग्लोबिन निभाता है। इसलिए हीमोग्लोबिन को हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं। ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट मनुष्य में हीमोग्लोबिन है, ऐसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके के रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं। इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, इसमें हीमोसाइनिन होता है, हीमोइरिथ्रिन होता है। तो अलग अलग तरीके के जीवों में अलग अलग तरीके के रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं। हम मनुष्य में जो मेनली, स्पेशली वर्टिब्रेट्स में जो मेनली जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होता है वो हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के अलावा भी एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट हमारे अंदर और भी होता है जिसको मायोग्लोबिन कहते हैं। और ये मायोग्लोबिन मेनली जो होता है वो मसल्स में पाया जाता है, जिससे मायोग्लोबिन के टॉपिक में हम और आगे पढ़ेंगे। तो चलिए, इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि हीमोग्लोबिन क्या है। तो हीमोग्लोबिन एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। क्यों है कॉन्जुगेटेड? क्योंकि इसके साथ में मेटल आयरन लगा हुआ होता है। दूसरा, हीमोग्लोबिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन एक रेड पिगमेंट है, इसी वजह से पूरे ब्लड का कलर लाल होता है। और हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, श्वसन वर्णक है, क्योंकि वो ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं कि हीमोग्लोबिन बॉडी में कहाँ होता है, कहाँ मिलता है। तो मेनली हमने अभी देख ही लिया। पहले तो हम ये देखेंगे कि हीमोग्लोबिन कौन कौन से जीवों में मिलता है।
तो हीमोग्लोबिन जो होता है सबसे पहले हमने अभी देखा था कि ये आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? आरबीसी में। मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाएगा। वर्टिब्रेट्स के बॉडी में हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाएगा। इसके अलावा भी आरबीसी के अलावा भी हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कई और कोशिकाएं और टिश्यूज होते हैं जिनमें भी पाया जाता है। जैसे ब्रेन के अंतर्गत, ब्रेन में कुछ न्यूरॉन हैं जो डोपामिनर्जिक होते हैं, जैसे सबस्टेंशिया नाइग्रा के अंदर पाए जाने वाले जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन होते हैं उसमें भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स की जो एस्ट्रोसाइट कोशिकाएं होती है उसमें भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हिप्पोकैम्पस में भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है और मैच्योर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो होती है उसमें भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो ये तो बात हो गई वर्टिब्रेट्स या मनुष्य में हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है। फिर मैं इसको बता देता हूँ, हर बात को मैं दो बार बता रहा हूँ। मनुष्य में या वर्टिब्रेट्स में हीमोग्लोबिन मेनली आरबीसी में पाया जाता है। किस में पाया जाएगा? आरबीसी में। इसके अलावा ब्रेन के अंदर जो सबस्टेंशिया नाइग्रा होता है उसके डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स में पाया जाता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के एस्ट्रोसाइट्स में पाया जाता है। हिप्पोकैम्पस में पाया जाता है। मैच्योर ओलिगोडेंड्रोसाइट जो होती है उसमें पाया जाता है। अब बात आती है कि वर्टिब्रेट्स के अलावा भी ये हीमोग्लोबिन इनवर्टिब्रेट्स में भी पाया जाता है, लेकिन इनवर्टिब्रेट्स में ये ब्लड में नहीं पाया जाता। इनवर्टिब्रेट्स में मैंने पहले बता दिया रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हीमोसाइनिन, हीमोइरिथ्रिन वगैरह होते हैं। तो कुछ इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं इनमें पाया जाता है और उनके टिश्यूज़ में पाया जाता है, ये उनके उत्तकों में पाया जाता है। तो ये हो गई हीमोग्लोबिन कहाँ मिलता है, वेयर इट इज़ फाउंड, इसका उत्तर। ठीक है, चलिए दो बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन की खोज। हीमोग्लोबिन की खोज 1840 में 1840 में हुनफील्ड ने की थी। हीमोग्लोबिन की खोज या डिस्कवरी 1840 में किसने की थी? हुनफील्ड ने। दूसरा नंबर का जो पॉइंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन की संरचना का अध्ययन, स्ट्रक्चर का जो अध्ययन है वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा 1959 में मैक्स पेरूड्स ने किया था। किसने किया था? मैक्स पेरूड्स ने 1959 में एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। और ये इतना बड़ा पॉइंट था, इतनी बड़ी खोज थी कि इस खोज की वजह से 1962 में इनको यानी मैक्स पेरूड्स को केंड्रू नाम के एक केमिस्ट्री के वैज्ञानिक थे, उनके साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया। ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि नोबेल पुरस्कार बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। तो हीमोग्लोबिन की एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा संरचना बताने के लिए मैक्स पेरूड्स को 1962 में केंड्रू के साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया। और ये जो मैक्स पेरूड्स हैं इनको हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का जनक या फादर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इनकी डिस्कवरी और स्ट्रक्चर के अध्ययन की बात। अब आती है हीमोग्लोबिन की वैल्यू, मात्रा, कि किसी भी मनुष्य के संबंध में बात कर रहे हैं। मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो आप जानते हैं मनुष्य के जीवन की अलग अलग अवस्थाएं होती है। तो जीवन की अलग अलग अवस्था में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी अलग अलग होती है। जैसे फिटनेस है, यानी भ्रूणीय अवस्था में हीमोग्लोबिन की मात्रा 16 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर, यानी पर 100 ml। डेसीलीटर का मतलब होता है 100 ml। न्यू बॉर्न में 20 से 24 ग्राम पर 100 ml। एक साल के बच्चे के अंदर 10 से 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर। और मेल के अंदर यानी पुरुषों के अंदर 14 से 17 पर 100 ml। और महिलाओं में 11 से 15 ग्राम पर 100 ml। इंडियन मात्रा बता रहा हूँ मैं, इंडियन वैल्यूज़। ये 14 से अपने एक पॉइंट कम कर सकते हैं इंडिया में इसको। तो ये है हीमोग्लोबिन की मात्रा। अब वो वाली जो बात मैंने स्टार्ट में बताई थी, इंटरेस्टिंग बात, अगर किसी पुरुष में 12 ग्राम पर 100 ml से, वैसे तो 14 होती है रियल मात्रा, लेकिन इंडिया में बहुत थोड़े लोगों में कम होती है इसलिए हमको 12 तक नीचे ला लेते हैं थोड़ा बहुत, बाकी 14 इसकी रियल मात्रा। परीक्षा में आ जाए 14 याद रखना है आपको। तो अगर किसी पुरुष में 12 से भी कम पर 100 ml हीमोग्लोबिन है तो फिर उसमें थकावट की और काम में मन नहीं लगना वगैरह स्थितियाँ हो सकती है। और भारतीय महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी रहती है और हीमोग्लोबिन की कमी को हम एनीमिया बोलते हैं, जिसे खून की कमी कहते हैं। एक्चुअली वो हीमोग्लोबिन की कमी होती है ज़्यादातर स्थितियों में। इसके अलावा भी एनीमिया की कई सारी स्थितियाँ होती है, लेकिन मेनली हीमोग्लोबिन की जो कमी होती है वो ही हमारे देश में एनीमिया के नाम से विशेष रूप से फेमस है। और विशेष रूप से महिलाओं में जो एनीमिया होता है वो हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से ही होता है। वो दरअसल भोजन, खाद्य पदार्थ, इन सब की दिक्कतों से होता है। इसको हम आगे और डिस्कस करेंगे। तो ये हीमोग्लोबिन की वैल्यू हो गई।
अब बात आती है स्ट्रक्चर एंड टाइप्स इन ह्यूमन। हीमोग्लोबिन का संरचना कैसी होती है, यहाँ से थोड़ी सी जटिलताएं शुरू होती हैं हीमोग्लोबिन के संबंध में। जो आपकी लेवल की पॉइंट्स हैं इनको अच्छी तरह से समझें आप। तो जैसे नाम से स्पष्ट है, हीमोग्लोबिन के अंदर दो तरीके के पार्ट हैं, एक हीम और दूसरा ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर दो तरीके की संरचनाएं हैं, एक हीम है और दूसरा ग्लोबिन है। हीम जो होता है उसके अंदर एक पोरफायरिन रिंग पाई जाती है और पोरफायरिन रिंग के अंदर 4 पायरोल रिंग प्लस एक आयरन का अणु होता है। और ग्लोबिन जो कि एक प्रोटीन है और उस प्रोटीन ये प्रोटीन जो होता है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। मैं इसको वापस बता रहा हूँ कि हीमोग्लोबिन जो होता है उसकी संरचना में मुख्य रूप से दो भाग हो गए, एक हीम और दूसरा ग्लोबिन। हीम एक प्रोटीन वर्णक है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है। हीम की संरचना में एक पोरफायरिन रिंग होती है। इस पोरफायरिन रिंग के अंदर 4 पायरोल रिंग होती है और एक आयरन का अणु होता है। यानी 4 पायरोल रिंग और एक आयरन का अणु मिलकर एक पोरफायरिन रिंग बनाएंगे और ये पोरफायरिन रिंग ही हीम होता है। ग्लोबिन क्या है, ये एक प्रोटीन है जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। ये पॉलीपेप्टाइड चेन मनुष्य के जीवन की अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग तरीके की होती है। कभी ये पॉलीपेप्टाइड चेन अल्फा होती है, बीटा होती है, गामा होती है, डेल्टा होती है, अलग अलग तरीके की होती है और उनमें अलग अलग एमिनो एसिड की संख्या होती है। कुल मिलाकर के आपको याद रखना है, हीम में एक पोरफायरिन रिंग होती है और उसके अंदर 4 पायरोल रिंग प्लस एक आयरन अणु होता है। ग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ठीक है, अब इसको हम जैसे चित्र में देखें कि अभी हमने देखा था कि हीमोग्लोबिन के अंदर एक पोरफायरिन रिंग होती है और उस पोरफायरिन रिंग के अंदर 4 पायरोल रिंग होती है प्लस एक आयरन का अणु होता है। तो देख लीजिए, ये जो पूरी संरचना आपको यहाँ से यहाँ तक की दिखाई दे रही है ये कहलाती है पोरफायरिन रिंग। ये संरचना क्या कहलाती है, पोरफायरिन रिंग। समझ में आ गई बात। हम हीम की संरचना पढ़ रहे हैं, ठीक है। ग्लोबिन को आगे देखेंगे। हीम की संरचना में ये एक पोरफायरिन रिंग हो गई। इस पोरफायरिन रिंग के अंदर 4 पायरोल रिंग होगी, एक पायरोल रिंग ये, एक पायरोल रिंग ये, एक ये और एक ये। कितनी हो गई, 4। 1 2 3 और 4, ये 4 पायरोल रिंग हो गई। और बीच में कौन है, आयन। कौन सा, आयरन का, लोह का। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि हीमोग्लोबिन का जो हीम होता है वो पोरफायरिन रिंग होता है। इस पोरफायरिन रिंग के अंदर 4 पायरोल रिंग हो गई, 1 2 3 4 और बीच में कौन है, आयरन। अब इसकी संरचना को और थोड़ा डिटेल में देखते हैं हम। ये जो चारों पोरफायरिन रिंग है, ये और ये और ये चारों पोरफायरिन रिंग सेंटर के आयरन से जुड़ी हुई है। देख रहे होंगे आप, ये देखिए ये लाइन आ रही है। ठीक है, तो सेंटर के आयरन से जुड़ने के लिए वो कौन से मॉलिक्यूल से जुड़ी हुई है, तो नाइट्रोजन। आपको ये याद रखना है, ये परीक्षा में आने लायक प्रश्न है कि पायरोल रिंग सेंटर के फेरस आयन से, लोह तत्व से कौन से मॉलिक्यूल द्वारा जुड़ी रहती है, तो नाइट्रोजन एलिमेंट या नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के द्वारा जुड़ी रहती है। और यहाँ पर जो बाइंडिंग हो रही है, इस तरीके की बाइंडिंग को हम मिथाइल बाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, और भी हम आगे इसको और देखते हैं, इसको वापस बाद में देखेंगे। इधर देखिए, अभी हमने देखा था वहाँ चित्र में सारा डिटेल, उसी को यहाँ पर लिखा हुआ देखिए। पोरफायरिन रिंग है, उसके अंदर कितने पायरोल रिंग है, 4। क्लियर हो गई, वो चारों मैंने बताई थी, ऐसे 1 2 3 और 4 और सेंटर में Fe था आपके। ठीक है, कौन से ब्रिज के द्वारा जुड़ी हुई है, मिथाइन के द्वारा, जिसमें कौन सा तत्व था, मॉलिक्यूल्स था, नाइट्रोजन। ठीक है, साइड चेन कौन कौन सी थी, हमने वहाँ पर देखी थी। साइड चेन, साइडों में लगी हुई चेन थी, तो 8 मिथाइल चेन थी, 1 विनाइल यानी CH2 थी और 2 प्रोपियोनिक एसिड की चेन थी, CH2 COOH की। विनाइल की है और 2 प्रोपियोनिक एसिड की साइड चेन है। ये याद नहीं रहती, कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ आपको याद रखना है, पोरफायरिन रिंग, इसमें 4 पायरोल रिंग, इसके बाद बीच में आयरन का अणु, जुड़ने के लिए नाइट्रोजन और मिथाइन ब्रिज। ठीक है,
अब हम आयरन को पढ़ते हैं। आयरन कहाँ है? चारों पायरोल रिंग के बीच में स्थित है। सबसे मेन प्रश्न जो परीक्षा में आता है कि हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन होता है वो कौन सी स्टेज में होता है, कौन सी अवस्था में होता है आयनिक रूप से? तो वो फेरस रूप में होता है। उसकी संयोजकता कितनी होती है? Fe+2 है ना, उसकी संयोजकता 2 होती है। यहाँ फेरस रूप में होता है, वो फेरिक रूप में नहीं होता। एक इंटरेस्टिंग चीज़ तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात, यहाँ जो आयरन होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। कहने का मतलब ये इसमें 6 मतलब ऐसे सिरे होंगे जिससे ये किसी अन्य से जुड़ सकता है, जिसमें से 4 तो ये पायरोल रिंग से जुड़ेगा नाइट्रोजन के द्वारा, जिसको हमने पढ़ लिया। एक ग्लोब्यूलिन से जुड़ता है हिस्टिडीन के द्वारा। ग्लोब्यूलिन जो होती है प्रोटीन, उस प्रोटीन की जो चेन होती है, उस चेन के अंदर जो हिस्टिडीन होता है, उस हिस्टिडीन के द्वारा ये आयरन से जुड़ता है। और एक जो इसकी साइट होती है, कोऑर्डिनेशन जो होता है वो फ्री होता है। और वो जो फ्री होता है जनरली उससे वाटर अटैच रहता है, लेकिन बाद में जब फ्री होता है तो उससे ऑक्सीजन जुड़ता है। इसीलिए यही तो मेन काम है उसका, ऑक्सीजन और CO2 जुड़ता है। ये ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट होती है, ऑक्सीजन जुड़ता है यहाँ पर, ऑक्सीजन और CO2। ठीक है, तो ये हमारे आयरन की बात हो गई। इसके बाद मैंने बताया था कि भाई जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक हीम होता है, एक ग्लोबिन होता है। तो ग्लोबिन को देखते हैं, ग्लोबिन किस प्रकार से होता है। तो ग्लोबिन के अंदर मैंने बताया ग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसमें कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होगी? 4। और अलग अलग मतलब भ्रूण मतलब अलग अलग अवस्था में मनुष्य के अंदर ये जो ग्लोबिन होता है उसके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है वो अलग अलग होती है। मैंने बताया था कभी अल्फा होती है, कभी बीटा होती है, कभी डेल्टा होती है, कभी गामा होती है। इस तरीके से अलग अलग होती है। तो अलग अलग जो चेन होगी उसमें अमीनो एसिड का नंबर भी अलग अलग होगा। जनरल वे में एक एडल्ट में, एक वयस्क मनुष्य में सामान्य रूप से सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो हीमोग्लोबिन होता है वो हीमोग्लोबिन ए है। देखो हीमोग्लोबिन के कई सारे प्रकार हैं, हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन F, हीमोग्लोबिन A2, ये सब प्रकार हैं। हम आगे इनके प्रकार पढ़ेंगे। ये जो प्रकार हैं वो दरअसल उसके अंदर पाए जाने वाली ग्लोबिन की जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उस पर डिपेंड करते हैं कि उसमें वो चेन अल्फा है, बीटा है, डेल्टा है, कौन सी है। टोटल चेन कितनी होती है? 4। ठीक है, एक वयस्क मनुष्य में सामान्यतया कौन से प्रकार का हीमोग्लोबिन ज़्यादा पाया जाता है? हीमोग्लोबिन ए। और हीमोग्लोबिन जो ए होता है उसमें 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है। अल्फा चेन के अंदर 141 एमिनो एसिड होते हैं और बीटा चेन के अंदर 146 एमिनो एसिड होते हैं। अगर फोइटस हो, भ्रूणीय अवस्था में कौन सा हीमोग्लोबिन ज़्यादा पाया जाएगा? तो वहाँ हीमोग्लोबिन F ज़्यादा पाया जाएगा। ठीक है, जिसकी स्टडी हम आगे करते हैं। फिलहाल हम हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से हमने अभी तक जो चीज़ पढ़ी कि हीमोग्लोबिन हीम प्लस ग्लोबिन से मिलकर के बना होता है। 4 यूनिट की हीम जो होती है, यानी हीम के 4 भाग, 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 हीम जो होते हैं वो 1 यूनिट ग्लोबिन से जुड़ते हैं और इस तरीके से एक हीमोग्लोबिन बनता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक ग्लोबिन से 4 हीम जुड़ते हैं और एक हीमोग्लोबिन बनता है। इस प्रकार एक हीमोग्लोबिन में कितने आयरन हो गए? 4, क्योंकि हीम 4 है तो आयरन भी 4। ठीक है, तो इस प्रकार एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन से जुड़ सकता है? 4 से, क्योंकि जितने आयरन है उतने ऑक्सीजन से जुड़ेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से, क्योंकि हमने अभी देखा था आयरन से ही जुड़ता है ऑक्सीजन। तो वापस बता रहा हूँ कि हीमोग्लोबिन की संरचना में 4 हीम के साथ एक ग्लोबिन जुड़ता है। इस प्रकार से एक हीमोग्लोबिन बनता है। और जब 4 हीम होंगे तो डेफिनेटली 4 आयरन होंगे और जब 4 आयरन होंगे तो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन अणुओं से जुड़ सकता है, जैसे कि चित्र में हमने यहाँ देखा था। ये देखिए आप। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन ए है, इसके अंदर 2 अल्फा चेन होंगी और 2 बीटा चेन होगी, यही होगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे ये बीटा फर्स्ट और ये बीटा सेकेंड, ये अल्फा फर्स्ट और ये अल्फा सेकेंड। अब ये पूरा हो गया एक ग्लोबिन। इस एक ग्लोबिन के साथ में कितनी चेन है? 4, 2 अल्फा और 2 बीटा। अब इससे कितने हीम जुड़ेंगे? अभी हमने बताया एक यूनिट ग्लोबिन के साथ 4 यूनिट हीम जुड़ेंगे, तो इसके साथ 4 हीम जुड़ेंगे। कितने हीम जुड़ेंगे? 4। देखिए, एक हीम ये जुड़ा, एक हीम ये जुड़ा, एक ये और एक ये। इस तरीके से टोटल कितने हीम हो गए? 4 हीम। जब 4 हीम हैं तो कितने आयरन इसमें आयन आएंगे? आयरन कितने होंगे? 4 होंगे। और इस प्रकार ये कितने ऑक्सीजन से जुड़ सकता है? 4 ऑक्सीजन से जुड़ सकता है। ठीक है, आगे की हीमोग्लोबिन की और जो बातें हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल।